हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है भूतों का न्याय का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। जब यह सूचना घर जाकर सरजू ने माया को दी, आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। अब देखती हूँ कि कमला अभी भी किस प्रकार अपनी गृहस्थी को हंसी खुशी चलाती है। अब तो बिरजू को दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी करके ही अपना और अपने परिवार का पेट पालना होगा। दूसरी ओर जब यह जानकारी कमला को मिली, तुम यह क्या कर रहा है, एक खेत ही बंटवारे में हमें मिला मिला था, वो भी उन्हें दे आए, अपने बाल बच्चों का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। अब इनका पेट कैसे पालोगे? कमला, इस प्रकार दिल छोटा ना करो। देख देख, हम भलाई की राह पर चल रहे हैं। ईश्वर एक ना एक दिन हमारी अवश्य सुनेगा। सरजू भैया को हमारे खेत ले लेने दो। ईश्वर हमें भी कोई ना कोई रोजगार देगा ही। तू ईश्वर पर भरोसा रख। कमला ने कुछ ना कहा और एक ठंडी आस लेकर रह गई। अब बिरजू मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि पूरे एक सप्ताह तक बिरजू को कोई काम नहीं मिला। घर में वैसे ही पहले से फटेहाली थी, अब तो फाके को भी नौबत आ गई। 2 दिन से बच्चे के मुंह में अन्न का एक भी दाना दाना ना गया था। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो ना। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से खाना लाऊं? बच्चों की दयनीयता हालत देखकर कमला फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर बिरजू से ना रहा गया। वह कमला से बोला, कमला रो मत, मैं अभी बड़े भैया के पास जाता हूँ। उन्हें उन्हें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं उनसे थोड़े चावल मांग लाता हूँ। मुझे तो आशा नहीं है कि तुम्हारे भाई तुम्हें चावल देंगे। ऐसा ना कहो कमला, भैया जितने भी कठोर दिल सही, आखिर मैं उनका छोटा भाई हूँ, वे अवश्य ही मुझे चावल देंगे। बिरजू सरजू के पास पहुंचा। आओ बिरजू, आज आज कैसे हमारे यहाँ का रास्ता भूल गए? भैया, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कई दिनों से मेरा कहीं काम नहीं लगा। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। 2 दिन से बच्चे का खाना तक नहीं मिला है, अतः थोड़े से चावल लेने आपके पास आया हूँ। बिरजू, चावल तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेंगे, चावल के दाम देने होंगे। भैया, अगर मेरे पास पैसे होते तो फिर बात ही क्या थी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपने छोटे भाई को भीख ही दे दो भैया, इतने निष्ठुर ना बनो। बिरजू, किसी को भीख वीख देने तो मेरी जन्मपत्री में लिखा ही नहीं है। मेरे यहाँ तो नगद के पैसे का धंधा है। खैर, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे के बदले मैं अपनी एक आंख फोड़ लो, मैं तुम्हें 5 सेर चावल दे दूंगा। लगता है भैया मजाक कर रहे हैं। वह फीकी हंसी हंसता हुआ बोला, भैया क्या मुझे काना करोगे? बिरजू, चावल के बदले तुम्हें कुछ त्याग तो करना ही होगा, और फिर एक आंख से भी तुम सारी दुनिया देख सकते हो। सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। भैया की बात सुनकर बिरजू हतप्रभा रह गया। बड़े भैया इस तारा मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, मैं अपनी एक आंख कदापि नहीं फोड़ूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने भूख से बिलखते दोनों बच्चे की सूरत झोल डाली। पर अपने जिगर के टुकड़े को भूख से मरते कैसे देख लूं? मेरी एक आंख जाए तो जाए। मैं अब भाई भैया से 5 सेर चावल लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। यह निर्णय लेते ही उसने बिरजू से कहा, भैया मुझे आपकी बात मंजूर है। 5 सेर चावल के बदले में मैं अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार हूँ। यह हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। तब सरजू बिरजू को एक छोटी सी शीशी देते हुए बोला, इस शीशी में तेजाब भरी है, इसे अपनी एक आंख में डाल लो। तेजाब आंख में पड़ते ही, ओह शाबाश, यह हुई ना कुछ बात। मैं अभी तुम्हारे लिए 5 सेर चावल तोल कर लाता हूँ। ओह। सरजू से 5 सेर चावल लेकर पीड़ा से कहराते हुए बिरजू अपने घर पहुंचा। यह आपकी सीधी आंख को क्या हुआ? ओह, कुछ मत पूछ कमला, मैं अपनी आंख इन चावल के बदले बड़े भैया के यहाँ फोड़ आया हूँ। कहकर बिरजू ने सारी बात कमला को बताई। पति पति से सारी बात जानकर, ओह, यह तुमने क्या नादानी की, थोड़े से चावल के लिए अपनी अनमोल आंखें फोड़ ली। कमला, अब तुम बातों में समय मत गंवा और जल्दी से बच्चे के लिए चावल पकाओ। मन में आंसुओं का सागर समाये कमला चावल उबालने लग गई। 5 सेर चावल कुछ ही दिन चले। घर में फिर फाके की नौबत आ गई। माँ, खाना दो, माँ भूख लगी है।
मैं तुम निगोड़ों के लिए खाना कहाँ से लाऊं? साहस ही कमला बच्चों को पीटने लगी। यह देखकर, कमला, बच्चों को मत मारो, मैं कहीं से कुछ जुगाड़ करके लाता हूँ, बहू, कहकर बिरजू झोपड़ी से निकल गया। कुछ देर बाद जब चावल लेकर वापस लौटा, कमला, कहाँ हो तुम? अरे, तुम्हारी दूसरी आंख को क्या हुआ? कमला, बच्चों को भूख से बिलखते बिलखते मुझसे देखा ना गया, अतः मैं अपनी दूसरी आंख भी फोड़कर बड़े भैया से चावल ले आया हूँ। ओह स्वामी, तुमने तो अपनी दुनिया ही अंधेरी कर डाली। कमला, दुखी ना हो, भगवान जो करते हैं अच्छा अच्छा ही करते हैं। आंख होते हुए भीख मांगने में शर्म आती थी, लेकिन अब तो निपटा अंधा हो गया हूँ। अतः तुम रोज मुझे कहीं ले जाकर बिठा दिया करना, दयालु लोग कुछ ना कुछ भीख मुझे दे ही देंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने घर बैठे हमारे जुगाड़ का उपाय कर दिया है। ओह, यह क्या दिन भी हमारी किस्मत में देखना लिखा था। कमला फूट फूट कर रो पड़ी, और कोई चारा ना देखकर बिरजू को वही करना पड़ा जो उसने कमला से कहा था, अंधे को भीख में कुछ देते जाओ भैया। कमला रोज सुबह बिरजू को सड़क के किनारे बैठा आती और शाम को उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आती। जो कुछ भीख में मिलता, अब तो उसी से गुजर बसर करने लगे। एक दिन की बात है कि कमला को ताप ताप चढ़ाया और शाम होने को आई। अब मैं बच्चों के बापू को लेने कैसे जाऊं? ताप तेज था, इसीलिए कमला बिरजू को लेने ना जा पाई। उधर पूरा दिन गुजर गया। कमला आखिर आज मुझे लेने क्यों नहीं आई? बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उसे कमला लेने नहीं आई, लगता है आज कमला मुझे लेने नहीं आई, मैं ही टटोल टटोल कर घर तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। वह सोचकर वह उठा और टटोलते टटोलते वहां से चल पड़ा। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसने घर का रास्ता ना पकड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद ही वह एक बियाबान जंगल में जा पहुंचा। लगता है मैं गलत रास्ते पर चलता हुआ किसी जंगल में आ गया हूँ। थकान से बदन टूटा जा रहा है। अब मेरे से और आगे चलना असंभव है। रात जब ज्यादा गहरी हो गई तो उसे पेड़ पर चार भूत आए। उन चार भूतों में से एक भूत का सरदार था। वह महीने 15 दिन में उस पेड़ पर आकर अपने सेवकों भूतों के कार्य का लेखा जोखा लिया करता था। आज भी भूतों से लेखा जोखा लेने का दिन था, सो पेड़ पर बैठते ही भूतों के सरदार ने बाकी तीनों भूतों से कहा, अब तुम तीनों मुझे कर्म कर्म वर बताओ कि तुम तीनों ने किन किन लोगों को तंग किया। पेड़ के ऊपर से आती आवाजों को सुनकर पेड़ के नीचे बैठा बिरजू चौंक पड़ा। लगता है इस पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। उधर पेड़ के ऊपर, सरदार, पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या गुल खिलाया, सुनो। दीनापुर गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों में भलाई बुराई पर तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। बहुत खूब, अब वह छोटा भाई अंधा ही रहेगा। अब वह भला क्या जाने कि इस पेड़ ताले की ओस आंख पर लगाने से उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। ओह, पेड़ के ऊपर भूत हैं, यह तो मेरी और सरजू की ही बातें कर रहे हैं। उधर पेड़ पर दूसरा भूत कह रहा था, सरदार, मैंने जीतपुर राज्य के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, बाड़ी सबको सुखा डाला। वह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोसों तक पानी का नामो निशान नहीं। जीतपुर के वासी प्यास से तड़प तड़प कर शीघ्र ही मर जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। जीतपुर के सब लोग प्यासे मरेंगे। लेकिन जीतपुर के लोगों को अब क्या पता कि जीतपुर के पहाड़ पर से 7 बड़े पत्थर हटा देने से वहां से बेशुमार पानी निकलेगा। सरदार, अब मेरी कारगुजारी भी सुनो। करणगढ़ के राजा करम करण सिंह की एक ही बेटी है, रूपाली। वह बेहद सुंदर है। उसका विवाह विष्णुगढ़ के युवराज जैत जैत सिंह से पक्का हो गया है। वह शादी की धूमधाम चल रही थी, अतः मैंने राजकुमारी रूपाली को गूंगी कर दिया। सो खुशी के स्थान पर अब करमगढ़ के करमगढ़ में मातम मना रहे हैं। यह भी यह भी खूब रही। किसी को भला क्या मालूम कि इस पेड़ की छाल को पीसकर राजकुमारी की जीभ पर लगा देने से राजकुमारी रूपाली पहले की तरह बोलने लगेगी। खैर, हमें इससे क्या,
कोई मरे या जिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ सरदार। ठीक है, फिर आज से ठीक 15 दिन पश्चात हम लोग फिर इसी पेड़ पर आकर आपस में मिलेंगे। जो आ गया सरदार। चारों भूत उसी समय अलग अलग दिशा की ओर उड़ गए। उनके जाते ही भूतों के कहने के अनुसार इस पेड़ के तले की ओस आग पर लगाने से मेरी आंख ठीक हो जाएगी। मुझे इस पेड़ पेड़ तले की ओस आंख पर लगाकर भूतों की कही बात की जांच करनी चाहिए। बिरजू ने घास पर पड़ी ओस हाथ पर लगाकर हाथों को आंख पर लगाया। अगले ही पल, ओह, मैं तो वास्तव में ही देखने लगा, मेरी आंखें ठीक हो गई। बिरजू का मन खुशी से नाच उठा। उसने सोचा, मेरा भला हो मेरा भला तो हो गया। अब मुझे जीतपुर वालों का व राजकुमारी रूपाली का भी भला करना चाहिए। यह सोचकर बिरजू ने पेड़ की छाल उतारकर अपनी जेब में रख ली। सुबह होते ही वह वहां से जीतपुर की ओर चल पड़ा। जीतपुर पहुंचकर, महाराज, मैं जीतपुर में छाया पानी का संकट दूर कर सकता हूँ, कैसे? तब बिरजू के कहने पर राजा ने सैनिकों की टुकड़ी बिरजू के साथ कर दी। बिरजू के कहने पर सैनिकों ने राज्य के पास स्थित पहाड़ पर रखे 7 पत्थर हटाए। ऐसा करते ही वह आश्चर्य, पहाड़ से पानी का झरना फूट पड़ा। तब खुश होकर वहां के राजा ने बिरजू को बहुत सी धन दौलत उपहार में दी। अब वहां से बिरजू सीधा करमगढ़ के राजा करम सिंह के पास पहुंचे। महाराज, आप दुखी ना हो, मैं राजकुमारी रूपाली के गूंगेपन का इलाज कर सकता हूँ। क्या सच? तब पेड़ की छाल पीसकर बिरजू ने राजकुमारी रूपाली की जीभ पर लगाई। पेड़ की छाल ने तुरंत असर दिखाया। पिताजी महाराज, राजकुमारी रूपाली को बोलते देख राजा करम सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। करम सिंह ने बिरजू को बहुत सारे कीमती उपहार दिए। बिरजू, हमारी बेटी राजकुमारी रूपाली को ठीक करके तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के बदले में हम यह रथ और इस रथ में रखी धन संपदा तुम्हें देते हैं। रथ में लदी धन संपदा को लेकर बिरजू अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा। स्वामी, आप कहाँ चले गए थे और यह रथ किसका है? कमला, मुझे रथ से उतरने दो, झोपड़ी में चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बिरजू रथ से उतरकर कमला के साथ झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में पहुंचकर उसने कमला को सब बातें बताई। सारी बात जानकर, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे पति की आंखें भी ठीक कर दी और हमारी गरीबी भी दूर कर दी। कमला, तुम्हें याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि ईश्वर एक दिन हमारी अवश्य सुनेगा। सो आज उसने पुकार सुन ली। इधर ईश्वर ईर्ष्या से जली कुटी माया सरजू से कह रही थी, तुम्हारा अंधा भाई कहीं से आंखें ठीक करवा के और धनवान होकर लौटा है, अतः उससे पूछकर आओ ना कि उसे यह धन संपदा कहाँ से मिली है। मैं अभी उसके पास जाकर पूछता हूँ। सरजू उसी समय बिरजू के यहाँ पहुंच आया। भैया, तुम और इस गरीब की कुटिया में? ऐसा कहकर तू मुझे और शर्मिंदा ना कर, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दे बिरजू। ऐसा कहकर सरजू ने बिरजू के पैर पकड़ लिए। यह देखकर, अरे यह आप कि, क्या कर रहे हो भैया? आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। बिरजू ने आदर सहित सरजू को बिठाया। अब सरजू ने उससे पूछा, इतनी धन दौलत तेरे पास कहाँ से आ गई रे? भैया, यह सब मुझे जंगल के 4 भूतों की मेहरबानी से मिली है। ना मैं जंगल में जाता, ना भूतों के मुंह से सारी बातें सुनता, ना मैं लोगों का भला करता, ना मुझे यह धन संपदा मिलती। कहकर बिरजू ने सारी बातें सरजू को बताई। घर वापस लौटकर वह माया से बोला, माया, आज मैं भी जंगल में जा रहा हूँ, क्या पता भूत मुझे भी माला माल कर दे। जाओ स्वामी, जरूर जाओ, वहां से आप खूब सारा धन लेकर ही वापस लौटना। सरजू उसी समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पेड़ के नीचे बिरजू ने रात गुजारी थी। रात होने पर ही भूत यहाँ आएंगे, तब तक मुझे भूत प्रेत की प्रतीक्षा करनी होगी। रात होने पर चारों भूत उस पेड़ पर आए और बात करने लगे। भूतों, इस बार हमारा पासा उल्टा उल्टा पड़ गया। हमने इस बार चारों ओर जो जो गुल खिलाए थे वे सभी मिट्टी में मिल गए। दीनापुर का अंधा बिरजू ठीक हो गया। जीतपुर में पानी का झरना फूट पड़ा और करमगढ़ की
गूंगी राजकुमारी रूपाली पहले की तरह बोलने लगी। यह सब कैसे हुआ सरदार? मुझे लगता है उस रोज जब हम हमें इन लोगों के बारे में आपस में बातें कर रहे थे, तो उस रोज किसी ने छिपकर हमारी बातें सुन ली थी। उसी ने हमारे कारनामों पर धूल फेरी है। यदि ऐसी बात है तो आज भी वो छिपकर हमारी बातें अवश्य सुन रहा होगा। सरदार, हम अभी पेड़ से नीचे उतरकर उसे तलाश करते हैं। चारों भूत उतरकर नीचे आए तो तू है वह जो छिपकर हमारी बातें सुनता है और हमारे कामों में टांगे अड़ाता है। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। भूतों ने मिलकर सरजू को मार डाला। हा 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 हा। सरजू ने हमेशा हमेशा बुरे काम किए थे, उसे सो उससे बुरे काम का नतीजा मिल गया। उधर दूसरी ओर बिरजू अच्छे काम के कारण अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। यह काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।